नमस्कार। OSSC RI मेंस 2026 खत्म हो चुका है और अब वक्त है इसके एकदम सटीक डेटा बेस्ड एनालिसिस का। आज हम सीधे उन सवालों पर बात करेंगे जो इस वक्त हर सीरियस कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहे हैं। पेपर का लेवल असल में कैसा था, किस सेक्शन ने फंसाया, और सबसे जरूरी बात, वो कौन सा सेफ स्कोर है जो आपको मेरिट लिस्ट में जगह दिला सकता है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस एनालिसिस में गोता लगाते हैं। तो OSSC RE मेंस 2026 को क्लियर करने के लिए इस बार असल में क्या चाहिए था? एग्जाम हॉल से बाहर आते ही हर कैंडिडेट के मन में बस यही सवाल था। पेपर के डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ को लेकर जो एक सस्पेंस बना हुआ है ना, आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि असली खेल कहाँ हुआ। अब देखिए, एग्जाम देने वालों के बीच एक बड़ा ही साफ पैटर्न देखने को मिला है। पेपर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ थे इजी सेक्शंस, यानी उड़िया, इंग्लिश और कंप्यूटर। इन्होंने कैंडिडेट्स को वो जरूरी राहत दी जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन असली टेंशन दी चैलेंजिंग सेक्शंस ने। मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज ने सच में धैर्य और टाइम मैनेजमेंट का कड़ा इम्तिहान लिया है। अब जनरल स्टडीज की बात निकली है तो सीधे उन सवालों पर चलते हैं जो एक्चुअल पेपर में पूछे गए। जीएस का सेक्शन काफी हद तक अनप्रिडिक्टेबल रहा, तो चलिए उन मेमोरी बेस्ड सवालों पर नजर डालते हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यहाँ जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग थी वो था करंट इवेंट्स और स्टैटिक हिस्ट्री का मिक्स। जैसे भूगोल में पूछा गया अंगोला की राजधानी, जिसका सही जवाब लुआंडा है। इतिहास से गांधी इरविन पैक्ट आया जो 1931 में हुआ था, और करंट अफेयर्स से स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भुवनेश्वर को लेकर सवाल था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंगोला की राजधानी जैसे सवालों में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ने जादू का काम किया। जब सही जवाब ना पता हो तो गलत ऑप्शंस को बाहर निकालना ही सबसे स्मार्ट अप्रोच होती है। कुछ और की फैक्ट्स जो सीधे पेपर में दिखे, उनमें शामिल था आर्टिकल 312 जो ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़ा है, फिर 101वां संविधान संशोधन यानी अपना GST, भारत छोड़ो आंदोलन का फेमस करो या मरो का नारा भी पूछा गया। इसके अलावा बाजरा का टॉप प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि 2026 के रीसेंट करंट अफेयर्स के मुश्किल से 3-4 सवाल ही थे। पूरा का पूरा फोकस स्टैटिक जीके पर था, जिसने कई लोगों के गेस वर्क को फेल कर दिया। खैर, जीएस तो हो गया। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसने इस साल सच में सबसे ज्यादा पसीने छुड़ाए हैं, मैथमेटिक्स। आखिर क्यों मैथ्स को इस बार की सबसे बड़ी रुकावट माना जा रहा है? चलिए इस हवा के पीछे की असलियत को समझते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि मैथ्स के सवाल कॉन्सेप्चुअली बहुत मुश्किल या आउट ऑफ सिलेबस थे। असली विलन था उनका कैलकुलेटिव होना। मतलब सवालों में लंबे लंबे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और डेसिमल यानी दशमलव वाले कैलकुलेशंस भर दिए गए थे। ये आपकी नॉलेज से ज्यादा आपकी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट था। अगर हम मैथ्स के टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करें तो अरिथमेटिक से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो और टाइम एंड वर्क के काफ़ी सवाल थे। एडवांस्ड मैथ्स की बात करें तो 2D और 3D ज्योमेट्री और कॉट थीटा जैसी ट्रिग्नोमेट्री पूछी गई। डेटा और स्टैट्स में वेटेड एवरेज के सवाल भी थे। इससे एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, जिन लोगों ने लंबे कैलकुलेशंस और ज्योमेट्री की तगड़ी प्रैक्टिस की थी वो इस सेक्शन में बाजी मार ले गए। इतने भारी भरकम मैथ्स के बाद क्या कंप्यूटर के सेक्शन ने कोई राहत दी? क्या ये सिर्फ थ्योरी रट के सॉल्व होने वाला पेपर था? चलिए देखते हैं कि एग्जामिनर ने यहाँ क्या गेम खेला है। सच कहूं तो एग्जामिनर्स ने अब रट्टिफिकेशन को साइड कर दिया है। सवाल देखिए, शॉर्टकट्स जैसे Ctrl+C और Ctrl+B, F12 का इस्तेमाल, बायोस का फुल फॉर्म, GUI, OSI मॉडल और MS एक्सेल व वर्ड के स्पेसिफिक टैब्स, ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि अब सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जिन्होंने एक्चुअल में कंप्यूटर स्क्रीन पर काम किया है, वर्ड और एक्सेल इंटरफेस को समझा है, उनके लिए ये सेक्शन किसी लॉटरी से कम नहीं था। अब भाषाओं की बात करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल पेपर में संजीवनी बूटी का काम किया। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और एरर डिटेक्शन के सीधे सवाल थे। ओडिया सेक्शन में तत्सम शब्द, ट्रांसलेशन और मुहावरे यानी रूढ़ी पूछे गए। ये दोनों ही सेक्शंस इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। अगर आपको मैथ्स और जीएस में हुए नुकसान की भरपाई करनी थी तो ये वो स्कोरिंग एरियाज थे जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और अब हम उस पॉइंट पर हैं जिसका आप सभी को सबसे ज्यादा इंतजार था। इन सारे एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल और हजारों स्टूडेंट्स के फीडबैक को मिलाने के बाद आखिर वो अल्टीमेट सेफ स्कोर और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या बन रहा है? चलिए उन नंबर्स पर नजर डालते हैं।
तो जो एक आम सहमति बनी है वो है 120 से 130 प्लस अटेम्प्ट्स की। इसे इस पेपर के लिए एक गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। इतनी टफ कंपटीशन में रेस में बने रहने के लिए ज्यादातर अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट्स ने इसी बेंचमार्क को टारगेट किया है। अब अगर हम इन अटेम्प्ट्स को एक्चुअल मार्क्स और कैटेगरी के हिसाब से देखें तो अनरिजर्व्ड यानी यूआर कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर 95 से 100 प्लस के बीच रहने का अनुमान है। एसईबीसी के लिए ये 90 से 95 प्लस और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 70 से 85 प्लस के आसपास जा सकता है। ये डेटा साफ दिखाता है कि स्किल टेस्ट के लिए कॉल आने की उम्मीद किन नंबर्स पर सबसे ज्यादा है। लेकिन रुकिए, इन नंबर्स के पीछे एक बहुत बड़ा कैच है। सिर्फ ज्यादा अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही है। वो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग याद है ना? वो एक ऐसा साइलेंट किलर है जो पूरा गेम पलट सकता है। ज्यादा अटेम्प्ट्स के लालच और नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी के बीच जो ये बैलेंस है, वही तय करेगा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं। इस पूरे डिटेल एनालिसिस के बाद एक चीज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब के एग्जाम्स सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का टेस्ट बन चुके हैं। क्या आगे आने वाले सभी एग्जाम्स इसी तरह रटने के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच पर फोकस करेंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने रहे और आपकी एक्यूरेसी का क्या अनुमान है? कमेंट्स में अपने नंबर जरूर शेयर करें। आगे की तैयारी करते रहें और अपना ध्यान रखें।